हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? सर्वे भवन्तु सुखिनः की अभिलाषा रखते हुए आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एग्जामिनेशंस की दृष्टि से, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक। इसमें हम 1853 के चार्टर अधिनियम के संबंध में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूँगी कि इसके पहले भी रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में वीडियो बनाया है। आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उसे अवश्य देखें। It will be beneficial for you. Before starting the session, I would like to say that please like, subscribe, share and motivate channel for new updates. It will be beneficial for you for the sake of knowledge. 1853 के चार्टर अधिनियम के संबंध में हम डिस्कस करें तो यह भी रेगुलेटिंग एक्ट की तरह इम्पॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, 1793 से 1853 के दौरान ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो भी चार्टर अधिनियम पारित किए गए उन सभी की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। तो यहाँ पर यह तथ्य इम्पॉर्टेंट है कि यह अंतिम अधिनियम था। संवैधानिक विकास की दृष्टि से भी यह जो अधिनियम था यह बहुत इम्पॉर्टेंट था। इसके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे जिनके संबंध में भी चर्चा कर लेना ठीक होगा। तो इस अधिनियम की विशेषताएं कौन सी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो अबाउट दिस। इस अधिनियम में पहली बार ऐसा हुआ, इसने गवर्नर जनरल के लिए नई विधान परिषद का गठन किया जिसे केंद्रीय विधान परिषद कहा गया। परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य किया। इसमें वही प्रक्रियाएं अपनाई गईं जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनाई जाती थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित यह अधिनियम पहली बार सरकार के विशेष कार्यों के रूप में जाना गया जिसके लिए विशेष मशीनरी की आवश्यकता थी। इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ये था कि इसमें सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया गया। इस प्रकार विशिष्ट सिविल सेवा परीक्षा भारतीय नागरिकों के लिए भी खोल दी गई कि वे भी अपनी योग्यता के आधार पर चयनित हों तथा भारतीय सिविल सेवा के संबंध में इसके लिए 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। इसमें जो मुख्य बात निकलकर सामने आई वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन की शुरुआत हुई तथा मैकाले समिति को ऑर्गेनाइज किया गया। 1853 के चार्टर अधिनियम की विशेषता ये भी थी कि इसने कंपनी के शासन को विस्तृत किया, उसमें विस्तार दिया एवं भारतीय क्षेत्र को इंग्लैंड राजशाही के विश्वास में या कब्जे में रखने का अधिकार दिया। लेकिन विडंबना ये रही कि इसमें किसी भी निश्चित समय को निर्धारित नहीं किया गया। इसका एक अभिप्राय या अर्थ ये भी था कि संसद द्वारा कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है। इसके नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के संबंध में यदि डिस्कस करें तो इसने प्रथम बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व का प्रारंभ किया। गवर्नर जनरल की परिषद में 6 नए सदस्यों में से 4 सदस्यों का चुनाव बंगाल, मद्रास, बम्बई और आगरा की स्थानीय प्रांतीय सरकारों के द्वारा किया जाना था। अतः 1853 के अधिनियम के कुछ ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम।